जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा, जो कि कहानी है, उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। उसके बाद से यूनिट 5 पढ़ा, जो कि कविता है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसके बाद से अब हम पढ़ रहे थे यूनिट 10, जो कि अन्य गद्य विद्याएं के नाम से है। और यूनिट 10 के आज हमें चौथा टॉपिक को पढ़ना है, जो कि मुर्दैया है, जो दलित आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 2010 है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कल का एक अपडेट निकल के आया कि बिहार में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, अब वो लिखित परीक्षा के आधार पे लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, वो यूजीसी नेट वाला ही सिलेबस है। क्योंकि अभी जो नया सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन जो पुराने वाला सिलेबस था ना, उसमें लिखित भी होता था। तो अब जो बिहार प्रोफेसर्स का सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है, उसमें लिखित परीक्षा लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में सिलेबस जो है वो पुराने नेट वाला ही सिलेबस है। तो अब हमें ना जो नेट पढ़ना होगा ना, तो और डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि अब हमें अंतिम रूप से प्रोफेसर के रूप में चयनित होना है। केवल नेट क्वालिफाई करना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर करें। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल्स को देखते रहें। जो भी फीडबैक है या जो भी आपके चैप्टर जो आपको चाहिए कि मुझे इस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या जो कुछ नोट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपना टॉपिक शुरू करेंगे मुर्दैया। अगर आपको किसी तरह का कोई इशू है, कोई कमेंट्स हैं, तो वो आप बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे ना, इसमें क्या है कि भूमिका देख लेते हैं इसका। तो भूमिका क्या है? भूमिका में ये जो 5-6 स्टेप है ना, या टॉपिक है या फैक्ट है ना, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल इससे भी एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें क्या है कि भूतही परिवार की पृष्ठभूमि है, मुर्दैया तथा स्कूल जीवन है, अकाल में अंधविश्वास है, मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन है, भूतनिया नागिन है, चले बुद्ध की राह है, आजमगढ़ में फकासी। यानी कि जो इनकी जीवनी है ना, जो दलित आत्मकथा है, सॉरी जीवनी नहीं, आत्मकथा जो है ना, वो इतने भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, मैं तो ऐसे याद किया हूँ कि सबसे पहले तो पृष्ठभूमि रहता है, और पृष्ठभूमि से ही कोई बच्चा उठ के आता है, तो बच्चा को क्या रहता है? स्कूली जीवन होगा। उसके बाद से अकाल पड़ता है, और अकाल जब पड़ेगा तो अकाल के बाद से लोग मरते हैं, तो गिद्ध दिखाई देते हैं, और लोक जीवन जो है वो ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद से कौन आती है? आखिर ये अकाल पड़ा क्यों? तो भूतनिया नागिन के चलते पड़ रहा है। और जब इतना कुछ हो जाएगा, तो कोई व्यक्ति ना भगवान की राह में जाएगा, यानी कि चले बुद्ध की राह। ठीक है। तो इस तरह से आप जब चीज़ों को लाइन बाई लाइन कोरिलेट करिएगा ना, तो ये आपको याद रहेगा। और याद करने के लिए हर एक चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर कहाँ चले? जब इतना कुछ हो गया, तो ये उस गांव को छोड़ के और आजमगढ़ में चले गए। तो ये रहा ट्रिक, जिसके माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे डॉक्टर तुलसीराम जो है ना, इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 1949 में हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। गांव का नाम धर्मपुर था। क्या हुआ था ना कि बचपन में चेचक के कारण इनकी एक आंख चली गई थी, इसलिए इनको कनवा कहते थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभा चौधरी था। इनकी मृत्यु जो है 2015 में हुई है। अब क्या है ना, कोई व्यक्ति बड़ा बनता है ना, तो उनके जीवन में बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ श्रेय रहता है। तो ये जो है अपने प्रेरणा के 3 मजदूर मानते हैं, एक मुन्नर चाचा को, और एक सोनई को, और एक जयंती चाचा को मानते हैं। तो ये 3 लोग हैं जो कि इनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। अब इनकी जो आत्मकथा है ना, वो 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग मुर्दैया है और दूसरा मणिकर्णिका है। तो मुर्दैया की अगर बात कर लेते हैं, तो इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था, जबकि मणिकर्णिका की बात कर लेते हैं तो 2014 में हुआ था। ये PYQ क्वेश्चन है, ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि आत्मकथा जो है इनका 2 भाग में कौन कौन सा है। तो एक मुर्दैया है, एक मणिकर्णिका है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि धर्मपुर गांव का वर्णन है, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, जो कि पूर्वांचल में पड़ता है। अब क्या करेंगे ना कि इस आत्मकथा से जुड़े जो स्मरणीय तथ्य है ना, उसको देख लेंगे। तो स्मरणीय तथ्य के बाद नीचे देखेंगे, तुलसीराम की आत्मकथा उनके जीवन और वैचारिक संघर्ष की अधूरी कथा है। हिंदी की दूसरी अनेक आत्मकथाओं से तुलसीराम की आत्मकथा में एक विशेषता यह है कि यह दलित आत्मकथा होने के नाते केवल उनके व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की कथा न होकर उनके समुदाय की कथा है। और ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर मैनेजर पांडे कहते हैं। उसके बाद से आगे देखेंगे, मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का कार्य जो है वो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने किया। तो उसके बाद से देखेंगे, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। ये एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनके आत्मकथा की। और आत्मकथा के बारे में लेखक स्वयं कहते हैं कि इससे मेरा दर्द है,
इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है और मेरा समाज ही मुर्दैया है। और उसके बाद से हिंदी जगत की सबसे महत्वपूर्ण घटना नामवर सिंह नमते हैं। उसके बाद से अब जो और कुछ की पॉइंट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसका हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उससे पहले ओवरऑल एक प्रसिद्ध गाइड है यूजीसी नेट के लिए, उसमें इसके बारे में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मतलब मानना है या उद्देश्य है कि आपको एक जगह सारा कंटेंट जो भी इस टॉपिक से जुड़ा इंपॉर्टेंट बनता हो वो मैं आपको लेकर के आता हूँ, ताकि आपको कहीं बार बार भटकने की आवश्यकता ना पड़े। मैं भटक गया लेकिन आपको भटकने नहीं दूंगा। तो आप जब लाइन बाय लाइन वीडियो देखिएगा ना तो कलम कॉपी लेके बैठिएगा और जैसे जो जहाँ इंपॉर्टेंट लाइन मिला इस टॉपिक से रिलेटेड उसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेना है। जब भी रिवीजन करिएगा ना तो उस तथ्य को, उस फैक्ट्स को जब आप याद करिएगा तब आपका जो नोट्स बनेगा वो बहुत अहम नोट्स बनेगा और एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना वो इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम मुर्दैया को देखेंगे। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम मुर्दैया तथा द्वितीय खंड का नाम मणिकर्णिका है। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसा कि उन्होंने जिया और महसूस किया है। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। लेकिन यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ऑलरेडी मैं ऊपर तो जिक्र किया ही था। और देखेंगे ना तद्भव क्या था, पत्रिका है और इसके संपादक कौन थे, अखिलेश थे। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कि ऑनलाइन के रूप में यही सवाल बन जाए। उसके बाद से यहाँ से और देखेंगे, अर्थात उन्हें मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली। मुर्दैया में लेखक के बचपन से लेकर उनके स्नातक तक की शिक्षा जीवन यात्रा का वर्णन है या विवरण है। अब देखेंगे ना इसके मुख्य पात्र देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी अगर आपको पात्र ही याद नहीं रहेगा तो आपको जब भी आप एकांत मन से बैठिएगा ना और सोचिएगा कि उस टॉपिक में ऐसा है क्या, तो आपको याद ही नहीं आएगा। कि ओवरऑल अगर उसका सारांश याद करना हो या उसका भावार्थ याद करना हो तो उसके लिए उसके पात्रों को याद रखना अति आवश्यक है। तो अब इसके पात्र देखेंगे, तो इस पात्र में कौन है, एक जूठन है जो कि लेखक के दादाजी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे जूठन के बाद से देखेंगे मुसड़िया, ठीक है। तो मुसड़िया जो है ना 100 वर्ष से ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी हैं मुसड़िया। और ये जूठन, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक धीरजा है जो लेखक की माता जी हैं, सीधी सादी घरेलू स्त्री है। उसके बाद से जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण है जिन्हें निर्वेश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते थे। ये एक चीज़ है, पता है मैं भी जब, चूंकि मैं भी पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ, तो जब ये आत्मकथा मैंने पढ़ा ना तो मैं अपने गांव के एक व्यक्ति हैं उन्हीं से इनको कोरिलेट करने लगा। और इन्होंने जो जो चीज़ों का वर्णन किया है, जैसे भौगोलिक स्थितियों का, अंधविश्वासों को लेकर के, वैसा ठीक मेरे गाँव में अभी भी है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति आज से लगभग 50-60 साल पहले जो चीज़ जी चुका है, भुगत चुका है, उसका जब वो वर्णन करता है और मैं अभी उनसे लगभग 50-60 साल बाद परिवेश में हूँ, फिर भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यह अब के समय के लिए कितना तर्क संगत है वो तो अब मैं ही बता सकता हूँ, या जो इन चीज़ों को करीब से देखे होंगे वही बता पाएंगे। तो अब यहाँ देखेंगे आप जंगू पांडे की अगर बात कर लेते हैं तो जंगू पांडे क्या है, 80 वर्षीय ब्राह्मण है जिसका मैंने चर्चा कर दिया। इनको भी आपको सम्मिलित करना होगा नोट्स में। एक नग्गर है, लेखक के पिता के तीसरे भाई हैं, स्वभाव से क्रूर और शिवनारायण पंथी के धर्म गुरु भी थे। एक सोमर है, लेखक के पिता का सबसे बड़ा भाई, 112 गांव के चमारों के चौधरी मुनेसर काका है, ठीक है। लेके हैं लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं, शिवनारायण पंथी हैं, धर्मगुरु हैं, कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर हैं। और चूंकि पूर्वांचल के पहले सारे लोग कलकत्ता के जूट मिल या ईंट खोली या अन्य किसी जो अंग्रेजों के जमाने के कल कारखाने थे उनमें वो नौकरी करते थे। मेरे गांव में भी बाबा लोग, मेरे ही घर में 3-4 पुराने बाबा लोग थे, उसमें चारों के चारों कलकत्ता में नौकरी करते थे, जैसे कि इसमें भी कहा गया है। तो कुछ चीज़ों को कोरिलेट करिएगा तब लगेगा कि वाह सच में क्या चीज़ है। अब एक मुन्नर काका है जो कि लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई हैं। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार की मुखिया। एक अमिका पांडे हैं, साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित जी हैं। मुंशी राम सूरत, लेखक, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जाति पाति का भेद करने वाले हैं। परशुराम सिंह है जो कि हेडमास्टर हैं। सुभगिया जो है जिसके नवविवाहित मजदूर पति कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। और यह एक युवा सुंदर और विवाहित दलित लड़की है।
संकठा जो है, संकठा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र है। कुदन जो है लेखक के नगर चाचा का बेटा है जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। ठीक है, किशुन भौजी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। 22 वर्ष की यह स्त्री अपनी हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूर कर रहे अपने पति तक पहुंचवाती है। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता है। उसके बाद जेदी चाचा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है। पत मिसिर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्तू करपात्री हीरालाल को देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हीरालाल कौन है? लेखक का सहपाठी है, ठीक है, लेकिन अकारण उसे ईर्ष्या रखने लगता है। उसके बाद पारसनाथ पांडे की बात कर लेते हैं। लेखक का स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर तथा विनम्र। लाल बहादुर सिंह की बात कर लेते हैं। एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे। सुग्रीव सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक, ये हिंदी पढ़ाते हैं, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उसके संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। चिंतामणि सिंह, एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी। उसके बाद से रूपराम, परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पे किराएदार के तौर पे रुकता है, और ये रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके बाद से आगे देखेंगे तपसीराम। तपसीराम क्या है? लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं और वहीं एलएलबी के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते रहते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं बीएचयू में करनी है। रामधन कौन है? आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। देवराज सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका चर्चा आते रहता है। ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे यानी 81 रुपया जबरन हड़प लेता है। ठीक है, इसको बहुत याद करते हैं अपनी आत्मकथा में। उसके बाद से एक विजयी पांडे हैं, लेखक के जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। उसके बाद से अरुण कुमार सिंह जो है आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता, विधानसभा सदस्य, तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे। अब देखेंगे ना, प्रमुख उदाहरण देखेंगे या इसकी भूमिका देखेंगे, जो भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका भी यहाँ पे जिक्र है। चूंकि आपको कंटेंट सब मिले इसलिए मैं ऐसा चीजें लेकर के आता हूँ, ठीक है। और एक जगह से नहीं, मैं कई जगह से कई शिक्षकों का कंटेंट्स को पढ़ता हूँ, फिर उसको एनालिसिस करता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर मैं जाकर के उसको अपने इस नोट्स में सम्मिलित करता हूँ। अब देखेंगे भूमिका में मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर यानी आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव के जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना, किंतु ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी। किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। ये आज के समय भी है, जबकि मैं भी घर में चर्चा करता हूँ तो लोग भूत वगैरह की बात करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। भूत क्यों गाँव में रहते हैं, शहरों में क्यों नहीं है? भूत अमेरिका में क्यों नहीं है? ठीक है, ऐसी चीजें मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो उसका पहला टॉपिक था ना, भूतही परिवार की पृष्ठभूमि, ठीक है, अब उससे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाए ना उसको यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ये पंक्तियां ऑलरेडी ऊपर मैंने भी लिखा था कि ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं नोट्स में, और यहाँ भी आ गया, तो इसको आप अपने नोट्स में शामिल करते जाइएगा। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। ये भी पंक्तियां जो है आप शामिल कर लीजिएगा। फिर अगला है, गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है इसलिए वो मरती नहीं है। ये चीजें आप पूर्वांचल में आज भी सुन सकते हैं, और जो वृद्ध लोग हैं उनके द्वारा। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मछमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा स्वर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और डीह बाबा ऐसे दो ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। ये अभी भी है, डीह बाबा तो अभी भी हैं और वो माँ अभी भी हैं। पिताजी के सबसे बड़े भाई जिनका नाम सोमर था, 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी से पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांवा होता था, अर्थात 12 गांव के चमार एक बृहद पंचायत होते थे जिसमें कोई भी एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था।
फिर से आगे देखेंगे, यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार। ये चीज अभी भी गांव में है, ऐसा सुनने को मिलता है। हालांकि ये परंपरा तो अब खत्म हो गई, आप नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, कानून का व्यवस्था है। लेकिन ये सुनने को मिलता है कि ये चीजें भी होती थी। हमारे घर में शिवनारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये तीन अवसर होली, दिवाली तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। फिर आगे देखते चलेंगे, किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। अब क्या है कि उनका जो भूमिका था वो खत्म हुआ, ठीक है, पृष्ठभूमि। अब उनका स्कूली जीवन शुरू हुआ, ठीक है। तो ऑलरेडी ऊपर कोरिलेट मैंने किया था, कैसे इसको कोरिलेट करना है। तो जो स्कूली जीवन है उसमें देखेंगे, ये बहुत प्रमुख लाइनें हैं, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ा ससतिया सहब रामा, जैसन कहत बाड़ा आंधी, वैसन मारल गईले गांधी, बड़ा ससतिया सहब रामा, जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसन चौलत बाड़ी हवा, बड़ा ससतिया सहबा रामा। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पूर्वांचल का जो भोजपुरी है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये लोकगीत की तरह से इसको मान सकते हैं। और फिर इसमें क्या है कि अम्बिका पांडे शादी विवाह से लेकर के फसल बोने तक और काटने तक के साहित्य बताने के लिए मशहूर थे। ठीक है, उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक दिन का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फॉर्मूला भारत के अनेक गांव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। और ये बात सही है, जैसे मैं अपने दादी की अगर आधार कार्ड की बात करूं या जो उनका वोटर आई कार्ड है उसकी बात करूं, तो उस पर भी 1/1/1942 करके ही था। ठीक है, तो ऐसा हो जाता था, चूंकि एग्जैक्ट डेट पहले के लोगों को पता नहीं होता था ना, इसलिए वो लोग ऐसा करते थे। अब आगे क्या है, कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराई, यानी पास कराने का घूस लिया, या 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ, यह पास कराई सभी अध्यापक लेते थे। जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। ये अपने जमाने का पोल खोल रहे हैं, ये रियलिटी है उस समय के लेकर के। दादी लेटकर अपने 2 घुटनों के मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती जाती। यह कहानी इस प्रकार थी, राजा रानी आवेली, पोखरा खुनावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के गोढ़ा में 32 अंडा, आ रामचंद्र फटकारे डंडा डंडा डंडा, डंडा गईल रेत में, मछरी के पेट में, कौआ कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटे, आ लंगड़ी के टांग, आ धके रहरी में पटको, रहरी में पटको, रहरी में पटको। उसके बाद से यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पल्ला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे हवा में उछाल देती थी। और जो पूर्वांचल से होंगे वो इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे, ऐसा हम लोग का भी बचपन बीता है और हम लोगों ने भी ऐसा खेला है। ठीक है, उसको घुघुआ मामा भी ऐसा कहते थे, घुघुआ मामा खिलाना। ठीक है, तो एक चीज है हमारे पूर्वांचल का। अब उसके बाद आगे आते हैं, हमारे घर में सोने के लिए जाड़ों के दिनों में घर का फर्श पर भी धान का पुअरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर ना कोई लेवा या गुदड़ी, बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे। बिल्कुल, हम लोग का भी बचपन ऐसा बीता है। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर का सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडेरिया तथा एक घर गोंड यानी भड़ भूजा का था। बीच में बहुनौटी ब्राह्मण टोला और तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव की दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। बिल्कुल सच है, क्योंकि जो मेरा भी गांव है ना उसके बगल में सिर्फ दक्षिण दिशा में ही अब दलित तो मैं नहीं कहूंगा, जो मतलब ऐसे जैसे कहानी में इसमें मिल रहा है आत्मकथा में, वैसी स्थितियां है। जब मैंने इस आत्मकथा को पढ़ा और चीजों को जब अपने आप से को रिलेट किया तो मैंने लगा कि हाँ यार, ये तो मेरे गांव के बगल में भी ऐसा है। ठीक है, तो आप चीजों को समझिए कि ये चीजें कितनी धरातल पे हैं।
फिर आगे क्या है, रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उसके बारे में अफवाह फैली थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से उन्हें कोई भगाने नहीं जाता और न कोई उनकी बची खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता। अकाल में अंधविश्वास, ठीक है, अब अकाल पड़ा, इसमें अंधविश्वास है, ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है, मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खड़ी खपड़ी से लिख कर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षर में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बनी रामलीला में रोज मरते रहते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ये चमरा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई। देखिए पंक्तियाँ क्या है, ये बात सच है। अगर कोई व्यक्ति जिस कैटेगरी से होता है, अगर उसको कैटेगरी से रिलेटेड कोई उपमा भी दी जाती है, ठीक है, तो उस समय के लिए गौरवान्वित बात था कि अगर कोई कह रहा है ना, ये इनको मोटिवेशन का काम देता होगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, पनिया भरत के हिन कर टिकवा हरेले रामा रोवत घरवा अइले रे सांवर गोरिया। ये भी आप गाना को शामिल कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, पनिया भरत के हिन कर टिकवा हरेले रामा रोवत घरवा आवेले रे सांवर गोरिया, इसको आप शामिल कर लीजिएगा, ये गाना है उसमें। हो सकता है एग्जाम में बन जाए कि ये गाना जो है ना कौन गाता है या किस में है। ठीक है, आम भाषा में धोबियुआ नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। अगला क्या है, मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन। अब उसके बाद से देखेंगे, पोखर के तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तक कोनो काम ना हुई, ये कनवा सामने पड़ी गई। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहाँ जात हुए रे कनवा। फिर से उसके बाद देखेंगे, सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु से लगातार 2 साल की अकाल के कारण निरायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। किशुनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा। इनमें एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुनर चाचा, और दूसरा थे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई, तथा तीसरे थे दढ़ियल जेदी चाचा। जबकि हम तीनों को ऊपर ऑलरेडी नोट्स में चर्चा कर चुके हैं, तो इसको आप शामिल कर लीजिएगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला आते हैं, इस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। इन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था और पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। इन भाड़ मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों के लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतनी उहे देला गारी हो, दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। ठीक है, फिर देखेंगे, इसी कुरीति पर एक बिरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा करा ल लड़का के मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। ठीक है, यानी किसी दूसरे खेत में काम कर रहे हो, इस तरह का है। इस खड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था, जिसे दुक्कड़ कहते थे। यह एक बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था, जिसमें सिर्फ 2 कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। ऐसे ही नाच हुआ करता था हुड़क की ध्वनि, कहुरवा हुड़क डमरू की आकृति वाला उससे बड़ा एक वाद्य यंत्र होता है। हाँ, मैंने देखा है, हमारे यहाँ कल्चर में है ये, जिसे कलाकार अपनी बाहों के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपनी किहुनी से बजाता था। उसके बाद से अब है भूतनिया नागिन। ठीक है, उसके बाद से इसी बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। सन 1961 के जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरुई लेकर दौड़े। फरुई होता है एक हमारे गांव में, जैसे गोबर वगैरह को खींचने के लिए, गाय भैंस का गोबर जो होता है ना, उसको खींचने के लिए एक बड़ा डंडा लगा करके बनाया जाता है।
ठीक है। मैं वहीं खड़ा था, मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया था। किंतु इस घटना का परिणाम ये हुआ कि आगे पिताजी जो है माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला सन 1962 देश के तीसरे चुनाव का वाला साल था। इसी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया था कि स्वामी कररात्रि जी देश में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव था। किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिताजी और माँ के साथ वापस घर आ रहा था, तो पिताजी ने बताया कि बाबा हरिदास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। आप देखिए 1962 का बात है, ठीक है। पैसे से वोट उस समय भी हुआ करता था, आज का बात ही अलग है। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नजारा ही कुछ और था। मैं काफी उत्साहित था कि अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था। अब देखेंगे अगला पंक्तियां क्या है जो प्रमुख हैं। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्रा लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। हम उस समय चीन के बारे में अनेक हिस्से कहानियां स्कूल तथा गांव में फैली हुई थी। नक्कर चाचा का बेटा कुद्दन न जाने कहां से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में सब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है, फिर दावत में हजारों बूढ़ों को एक साथ गोली मार दी जाती है। ऐसा हम लोग भी सुनते थे, लेकिन हम लोग चीन के बारे में नहीं, अपने ही पूर्वोत्तर भारत के बारे में, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बारे में ऐसी धारणा हमारे पूर्वांचल में प्रसिद्ध है कि ऐसा होता है, बट रियलिटी में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। फिर आगे क्या है, चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्रा स्वयं कवि थे। उन्होंने कवि होने के नाते उन्होंने अपना नाम कमलेश रखा था। कमलेश जी की भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर पे एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफा चट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजे हैं, कमर में चांदी की करदनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकिनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक बोलगा से गंगा का नाम लेकर के कहते थे कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल संकृत्यानंद के बारे में ये सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, ये तो बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है, ठीक है। अब एक चीज है ना, बोलगा से गंगा जो कि संकीर्तनन की पुस्तक है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ना कि एग्जाम में ये भी बन जाए कि आत्मकथा जो मुर्दैया है उसमें किस पुस्तक का वर्णन हुआ है, ठीक है। आप 4-5 ऑप्शन दे देंगे, या किस राइटर की एक पुस्तक का वर्णन हुआ है वो भी दे देंगे, ठीक है। तो उसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क पर एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया। उदाहरण देते हैं कि बबनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह थी कि बबनौटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। चूंकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में थे एक सुग्रीव सिंह, ठीक है, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। सुग्रीव सिंह उनको बहुत हेल्प करते हैं, ये आप याद रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। और हिंदी पढ़ाते थे और भी मुझे खूब प्रोत्साहित किया करते थे, ठीक है। तो सुग्रीव सिंह का नाम आपको याद रखना है। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वो बहुत खुश हुए, और दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। सबसे बड़ा संकट ये था कि उन दिनों जो वजीफा मिलता था वो कम से कम 6 महीने बाद मिलता था, और अंत अतः शुरू होने के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था।
इस बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने हिंदी के अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। सुग्रीव सिंह बोल तो रहे ना, बहुत इन्होंने इनको सपोर्ट किया था, इसलिए इनको याद रखेंगे। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपये दिए और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, मुर्दैयां पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का संभवतः वही मेरे लिए नटिनिया था। आजमगढ़ में फकाकसी तो नहीं, फकाकसी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। उनके छात्र वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही सभी कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली RSS राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। जब ऊपर ये उसका जो ड्रेस कोड पता चल रहा था तो मुझे ही लग गया था कि आगे चल के RSS का बात आने वाला है। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ में यह DAV कॉलेज संपूर्ण रूप से RSS के अधीन था। इस तरह अम्बेडकर हॉस्टल के मेस तथा ढक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कसी में गुजरती रहीं। जब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागकर हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता, गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे, किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। फिर आगे देखेंगे, आगे इसके बाद से अब यहाँ से देखेंगे डॉक्टर तुलसीराम के बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर तुलसीराम का जन्म जो हुआ था 1 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दलित परिवार में हुआ था। तुलसीराम की प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के अपने गांव धर्मपुर में संपन्न हुई। चूंकि क्या है ना कि अब एक दूसरे नोट्स में, दूसरे बुक में इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं वो मैं यहाँ सम्मिलित कर रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि उस नोट्स में कुछ चीज़ें छूट गई हों। अगर ये नोट्स देखेंगे तो अब क्या है ना, आपको चीज़ें एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तृत फॉर्म में मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और पुख्ता होगी। तो इसलिए अब यहाँ देखेंगे, बचपन में ही चेचक महामारी के कारण एक आंख नष्ट हो जाने के कारण उन्हें कानवा कह करके चिढ़ाया करते थे। तुलसीराम की पत्नी का नाम प्रभा चौधरी तथा पुत्री का नाम अंगिरा है। तुलसीराम ने उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अति संवेदनशील, मजबूत स्मरण शक्ति, राजनीति शास्त्र के अध्यापक और बौद्ध अध्ययन में रुचि तथा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर तुलसीराम अनेक प्रकार की बाधा विघ्नों को पार करते हुए देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। अगला फिर क्या है, तुलसीराम ने आत्मकथा के पहले भाग का नाम मुर्दैया 2010 अर्थात शमशान रखा। दूसरे भाग का नाम मरिकर्णिका यानी 2013 में रखा था। ठीक, तो एक चीज देखेंगे, मुर्दैया का अर्थ शमशान होता ही है। अब फिर देखेंगे, दिलीप मंडल ने तुलसीराम को भारत का ग्रामसी की संज्ञा से संबोधित किया है। डॉक्टर तुलसीराम की मृत्यु जो है 13 फरवरी 2015 को दिल्ली में लंबी बीमारी से हो गई। अब क्या है ना, इस पुस्तक के अनुसार जो मुर्दैया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ है कि एक वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिले और आप कहीं अन्यत्र न भटके। मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने से सन 2010 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, आगे यहाँ से देखेंगे, मुर्दैया अर्थात वह भाग जहाँ मुर्दे जलाए जाते या काटे जाते हैं अथवा मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। मुर्दैया आत्मकथा की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। ये चीज़ ऊपर मैंने किया भी था और आप इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। मुर्दैया आत्मकथा के बारे में तुलसीराम का कहना है कि इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मुर्दैया है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, इसको भी अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। मुर्दैया के महत्वपूर्ण पात्र जूठन है, जो लेखक के दादाजी हैं। मुसड़िया है, 100 वर्ष से ज़्यादा जीने वाले लेखक की दादी हैं। धीरज जो है लेखक की माता है। जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण है, जिन्हें निवेश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते थे। सोमर काका है, ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखेंगे, मुर्दैया तुलसीराम के गांव का नाम है, जिसके बारे में वे स्वयं पुस्तक की भूमिका में कहते हैं। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। चारवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था।
इसको भी अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तुलसीराम ने मुर्दैया आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों में बांटा था, यानी सब टाइटल में बांटा है। और ये सब टाइटल क्या है आपको ऑलरेडी मैं ऊपर चर्चा भी किया था। और एक बार और फिर बता देता हूँ। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि, कोई व्यक्ति कहाँ से आता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है। फिर उसका स्कूली जीवन चलता है, उसके बाद से उसको लगता है कि उसकी थोड़ा सा समझदार होता है तो लगता है कि जो अंधविश्वास है, या सुनी सुनी उससे पहले क्या है, अकाल पड़ता है। जो स्कूली जीवन चल रहा होता है तब तक अकाल पड़ता है, और अकाल के बाद से लोग मर जाते हैं या जानवर मरते हैं तो गीध मंडराते हैं। और ये सब अकाल पड़ा क्यों, तो भूतनिया नागिन के चलते। या जब इतना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो लोग कहाँ चलेंगे, बुद्ध की राह पर चलेंगे। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, उस जगह को बदल देंगे और कहाँ चले जाएंगे, आजमगढ़ में फाका कसी करने के लिए, ठीक है, स्ट्रगल करने के लिए चले जाएंगे। तो इस तरह से ना चीज़ों को कोरिलेट करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तुलसीराम कि यह आत्मकथा वस्तुतः अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफर को चित्रित करता है। भूतई परिवार की पृष्ठभूमि उपशीर्षक में दलित समाज से अपढ़ होने के कारण फैली अंधविश्वास का चित्रण किया गया है। तुलसीराम के दादा की हत्या रात में खेत की रखवाली करने के कारण होती है, किंतु गांव में अंधविश्वास के कारण मौत का जिम्मेदार भूत को ठहराया जाता है। ये चीजें तो गांव में चलती रहती थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसी ने मार दिया होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला पंक्तियां क्या है। तुलसीराम को 3 वर्ष की अवस्था में चेचक महामारी हो जाती है, जो दैवी प्रकोप बताकर इलाज कराने के बजाय देवी देवताओं के मन्नत मांगने का काम परिवार वाले करते हैं। तो उस समय का सिचुएशन ही ऐसा था, पारिवारिक में आर्थिक अभाव भी था, एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं था, और जो अस्पताल वगैरह थे वो भी अच्छे नहीं थे। तो फिर ऐसी चीज़ों की कल्पना किया भी नहीं जा सकता था, और वैसे व्यक्तियों के पास भगवान के अलावा कोई दूसरा आसरा भी नहीं होता है। इसलिए पहले के समय में, जैसे मैं एक चीज़ और देखता हूँ, पहले क्या होता था कि जो हमारे गांव की बात करता हूँ मैं, अक्सर अपनी मम्मी दादी लोग से बात करते करते ऐसे एग्जाम्पल उनको देता हूँ कि पहले जैसे कि एक नवरात्र आता था ना, तो हमारे गांव में एक बलि प्रथा वगैरह है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बकरे वगैरह लोगों का मन्नत मांगा हुआ रहता है तो काटे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी संख्या कम हो रही है। फिर कम इसलिए हो रहा है ना कि क्योंकि अगर किसी बच्चा को कोई तबीयत खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, तो वो डायरेक्ट उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, इलाज हो रहा है, वो अच्छा हो जा रहा है। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, जिस कारण से मम्मी जो होती थी या दादी होती थी वो कहती थी कि अगर ठीक हो जाएगा तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा जो मन्नत मांगते ना वो चीज़। तो अब क्या है ना कि किसी बच्चे के लिए मन्नत नाम का कोई शब्द ही नहीं रहा। अब जैसे तबीयत खराब हुआ, इलाज हो गया, तो धीरे धीरे से अब वो सारी चीज़ें, प्रथा जो है, बलि प्रथा वगैरह खत्म हो रही है, क्योंकि लोग मन्नत मांग ही नहीं रहे हैं, उनको पता है। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, एजुकेशन से, ठीक है, अस्पताल सुविधा बढ़ने से, ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चेचक महामारी में तुलसीराम की एक आंख खराब हो जाती है, जिसके कारण उनका नाम कनवा, ठीक है, कनवा यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसका एक आंख नहीं हो, ठीक है, उसको देखना जतरा खराब पड़ जाता है, हमारे पूर्वांचल में ऐसा कहा जाता है। आत्मकथा में तुलसीराम के दादी के द्वारा मृत जानवरों को खाल उतारने का विस्तार से चर्चा है। ठीक है, तुलसीराम ने आत्मकथा में जानवरों को सुखाया गया मांस, जिसे डांगर कहा जाता है, ठीक है, डांगर क्या होता है, इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा, डांगर लिख करके लिख लीजिएगा, सुखाया गया मांस को खाने का विरोध किया है। साथ ही यौन संबंधों को लेकर पंचायत द्वारा किए गए विचित्र फैसलों का भी चित्रण किया है। आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि जाति से प्रताड़ित होने पर व्यक्ति का सूअर भात का भोज देना पड़ता था। ठीक है, तुलसी नाम का परिवार रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी था। उनके परिवार के बारे में स्वयं कहते हैं कि हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहत होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत देवी देवता संपन्नता विपन्नता शकुन अपशकुन मान अपमान न्याय अन्याय सत्य असत्य ईर्षा द्वेष सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। और जहाँ एकमात्र शिक्षा आ जाएगा वहाँ वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज के समय में भी सबसे अधिक आपको किस पे ध्यान देना होगा, एजुकेशन पे। लेखक आत्मकथा में अपनी दादी के प्रति विशेष रूप से भावुक और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। वे दादी को गोद में बैठकर राजा रानी कौवा गौरैया आदि की कहानियां सुना करते थे। लेखक ने अपने स्कूली जीवन का चित्रण मुर्दैया तथा स्कूल जीवन के नाम उपशीर्षक से किया है। लेखक ने के पिता ने ज्योतिष को देखकर अपने पुत्र के गांव के 7 किलोमीटर दूर विद्यालय में दाखिला करवाया। स्कूल जाने के क्रम में और स्कूल में बच्चे और शिक्षक मुंशी रामरत लाल लेखक को चमरकीट कहकर चिढ़ाते और अपमानित करते थे। तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेखक बताते हैं कि उस समय उनके स्कूल में पास कराने के लिए प्रत्येक छात्र से 2 रुपया ली जाती थी। यह 2 रुपया घूस नहीं देने के कारण लेखक को फेल कर दिया गया था। फिर आगे आते हैं। आगे क्या, लेखक अपने बस्ती में एकमात्र पढ़े लिखे थे। गणित विषय में उनकी गहरी अभिरुचि थी। दूर दराज से आए पत्रों को वही पढ़ते थे। लेखक के गांव के लोग उल्कापात
को भूतों का भ्रमण मानते थे। यह भी मान्यता थी कि गांव के पास पीपल वृक्ष पर भूत रहते हैं। सन 1975 में गद्दर में 100वीं वर्षगांठ के समय यह अफवाह फैलाई गई थी कि महामारी आने वाली है। बचपन में लेखक के साथ किसी तरह की घटना परिघटना होने पर वे चमरिया माई की प्रार्थना करते थे। अकाल में अंधविश्वास उपशीर्षक में लेखक ने बौद्ध धर्म, दर्शन आदि संबंधों का बातों का उल्लेख किया है। लेखक के गांव में दलितों और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई भी हुआ करती थी। ब्राह्मणों के पास बल्लम, भाले और हथियार हुआ करते थे, तो दलितों के पास मृत जानवरों की हड्डियों के हथियार। लड़ाई में जीत दलितों की ही होती थी। लेखक ने सोफी की बहू अथवा दोनों बेटियों के सौंदर्य पर रिझने वाले ब्राह्मणों और उसके अवैध संबंधों को संयत रूप से चित्रित किया है। और ये चीज गोदान में भी आपको मिलेगा। उसमें भी एक पंडित जी हैं जो कि एक हरिजन लड़की से ही उनका संबंध रहता है। तो उस समय काशी से लोग बुलाते हैं ताकि उसको शुद्ध किया जा सके, ठीक है। और इस चीज का वर्णन ये भी करते हैं, अरे भाई जब आप इतना ही उनको अशुद्ध कहते हैं तो फिर उनसे ऐसा रिलेशन क्यों, ऐसा संबंध क्यों? एक सोचने वाली बात थी। फिर तुलसी राम मुनेसर चाचा के कहने पर बस्ती में रामायण का पाठ करते हैं। आत्मकथा के चौथे उपशीर्षक गीत तथा लोक जीवन में 5वीं कक्षा के परीक्षा के लिए बबूरा धनुहा नामक गांव में जाने की चर्चा। अकाल के दौरान अपने चाचा के साथ मृत गाय का चमड़ा निकालने एवं उसके ऊपर गिद्धों द्वारा आक्रमण का वर्णन किया गया है। भूतिया नागिन जो है उपशीर्षक में लेखक द्वारा जंगल में सांप के मारने और मरे सांप द्वारा बदला लेने का भय लेखक को सताता है। लेखक इसी उपशीर्षक में नट परिवार की लालती नामक लड़की को अंग्रेजी पढ़ाने जाता है, किंतु परिवार के लोग को यह सुहाता नहीं है। लेखक ने आत्मकथा में मुन्नर चाचा को बीमारी को ठीक करने के लिए किए गए अनुष्ठान की भी चर्चा की है। अनुष्ठान के बावजूद भी सोमर चाचा की मृत्यु हो जाती है। भूतनिया नागिन उपशीर्षक में भारत चीन युद्ध का वर्णन भी किया गया है। आगे फिर देखते हैं, यहाँ से देखेंगे आत्मकथा के छठे उपशीर्षक चले बुद्ध की राह में लेखक ने ऊपर पढ़े राहुल संकृत्यानंद के प्रभाव को चित्रित किया है। उसके बाद देखें उपशीर्षक में लेखक ने बैरागी गौतम बुद्ध के विचारों को अपने ऊपर पढ़े प्रभाव का भी चित्रित किया है। लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ स्कूल के एक शिक्षक ने अपनी छात्रा से प्रेम करते थे। शिक्षक लेखक के माध्यम से प्रेम पत्र वहां तक पहुंचाता था। ये देखेंगे उस समय की बातें हैं। लेखक जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल के एक शिक्षक अपनी एक छात्रा से प्रेम करते थे। लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ चिड़ियाकोट में जाकर शराब पीते थे, जिसके कारण घर वालों ने खूब पिटाई की थी। आत्मकथा में लेखक ने यह वर्णन किया है कि 10वीं वर्ग में पढ़ाई का खर्चा चिंतामणि सिंह के द्वारा उठाए जाने के कारण ही वे पढ़ पाए और 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। आत्मकथा का अंतिम उपशीर्षक आजमगढ़ में फाका कस्सी में, जिसमें लेखक ने महाविद्यालय में शिक्षा की चर्चा की है। इस उपशीर्षक में लेखक ने डीएवी कॉलेज में आरएसएस द्वारा किया गया जाने वाला जातिवाद के बड़े बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। लेखक को मिले स्कॉलरशिप की 162 रुपयों की राशि में उसी का मित्र देवराज सिंह चाकू दिखाकर 81 रुपये छीन लेता है। सोचिए कितना अच्छा दोस्त है बेचारा, छीनता भी है तो 50% है, एक अधिक ना एक कम। 162 मिले तो 81 मुझे दे दो बस। तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं। चूंकि मेरा भी एक देवराज नाम का दोस्त है तो फिर मुझे इसलिए थोड़ा सा इस पर हंसी आ रहा है। वस्तुतः मुर्दैया आत्मकथा हिंदू धर्म की संस्कृति की विद्रुपता और क्रूरता का दस्तावेज है। जाति पाति, ऊंच नीच, घृणा और द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करेगा, यह सवाल आत्मकथा में शुरू से अंत तक बना रहता है। आत्मकथा में तुलसीराम को केवल जातिगत ही नहीं बल्कि शारीरिक विकलांगता, आंख का काना के कारण भी अपमान का सामना करना पड़ता था। चेचक में दाई आंख का खोना तुलसीराम का अशुभ की श्रेणी में ला दिया। उनका दर्शन घर से बाहर तक के लिए अपशकुन समझा जाता था। स्कूल में तुलसीराम के वो बच्चे कनवा बड़ा तेज है, एक फाटक बंद है, दूसरा जाति आधारित टिप्पणियां से चिढ़ाया करते थे। सही बात है, एक फाटक बंद है, ये तो अभी भी कहते हैं गांव में। उसके बाद से कनवा बड़ा तेज है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कनवे होते हैं ना, बहुत तेज तरार होते हैं दिमाग के, और वो चीज़ उनके साथ भी होता है। और मेरे यहाँ भी अगर ऐसा कोई है तो उसको मतलब वो तेज तरार होते ही होते हैं। स्कूल में पानी पीना तुलसीराम के लिए एक विकट समस्या से कम न थी। वे कहते थे कि हम औजुरी मुंह में लगाए झुके रहते थे और वे बहुत ऊपर से चबूतरे किधर गए जी, चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे किंतु सिर पर गिराते ज्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। तुलसीराम ने आत्मकथा में पारूपुर गांव के एक मशहूर परिवार का भी जिक्र किया है, जो पलाश के पत्तों से पतल बनाता है तथा शादी ब्याह में खाए वाले पतलों से खाना झाड़कर भोजन को इकट्ठा करता है, ठीक है। उसके बाद आत्मकथा में लेखक ने रामचरण भैया की तुलना संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम के सकार से की है। आत्मकथा में लेखक ने एक जैदी चाचा का वर्णन किया जो हिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। बांसु पांडे झूठी बकरी चोरी का आरोप लगाकर जैदी चाचा को थाने में बंद करवा देता है, जबकि बांसु पांडे के पास कभी बकरी थी ही नहीं।
जैदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के उपनाम से उन्हें पुकारने लगा। तुलसीराम अपनी सफलता और प्रेरणा स्रोत के बारे में कहते हैं कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मैं एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि मेरे पीछे मेरे प्रेरणा के असली जनक 3 मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें एक थे सोवियत संघ में मसूही की खेती करने वाले मुन्ना चाचा, और दूसरी डागे कैटेगरिया कहने वाला सोनई, और तीसरे में दढ़ियल जैदी चाचा। इन तीनों को आप रख लीजिएगा, ये दोबारा आया है। ठीक है। तुलसीराम ने मुर्दैया की भूमिका में तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश की आत्मकथा निकालने का श्रेय देते हुए कहते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम जो है तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है, अर्थात मुर्दैया लिखने की प्रेरणा ऊर्जा उन्हें अखिलेश से मिला है। इस तरह से हमारा जो मुर्दैया था वो खत्म होता है। अब दूसरा चीज क्या है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोई भी आपके इशू हैं, कमेंट्स हैं, वो मुझे बताएं ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ आप बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका भी आप फीडबैक मुझे दें ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।